करते बिना किसी देर करते हुए और स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल ये प्रश्न आता है। ठीक है, हर साल प्रश्न आता है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। बोर्ड हर साल इस प्रश्न को पूछता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। अब सारे बच्चे कॉपी में लेकर बैठ जाए, मैं इसको हल करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम मात्र ओनली 35, ठीक है, 35 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी किसके, बहुविकल्पी के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और 3500 के 35 बहुविकल्पी प्रश्नों को कॉपी में लिख लेना। ठीक है, पूरी किताब के 35 महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, पूरी किताब के, एक भी हर चैप्टर का। ठीक है, हर चैप्टर से मैंने एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाया, वो भी सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को उठाया। देखिए, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो इसको पहले हम पढ़ेंगे कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। और स्टूडेंट, कई मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, बस वो अंधी में अंधी भी लगा देते हैं, उनका गलत हो जाता है। पहले आप लोगों को क्या करना है, चारों के चारों ऑप्शनों को पढ़ लेना है सही से। देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया, गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन क्या दिया, बिस्मार्क, नंबर सी ऑप्शन क्या दिया, मेजनी, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया, काबूर। देखिए, गैरीबाल्डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क भी आपके गलत हो जाएंगे, काबूर भी आपके गलत हो जाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन कर लेना मेजनी। ठीक है, तो मेजनी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा जो है मेरा क्या कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि जो फ्रांस जो है, ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हो चुकी है, तो आप लोगों को बताना है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो चलिए बात करते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, जिसमें से देखिए मेरा नंबर ए ऑप्शन दिया 1815 में हुई। ठीक है, और नंबर बी ऑप्शन दिया 1830 में हुई, नंबर सी ऑप्शन दिया है 1848 में हुई, और नंबर डी ऑप्शन दिया 1871 में हुई। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 1815 आपका बिल्कुल गलत है, 1830 ये भी आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम बात करते हैं 1848, ये तो स्टूडेंट सही हो जाएगा। ठीक है, 1848 को सही कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, और इसको 1848 को सही कर लेना। नंबर डी ऑप्शन में देखिए 1871 आपका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में आता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह उस देश का नाम बताना है। कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ उस देश का नाम बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। आप लोगों को बताना है, कमेंट में कर दीजिए, कई बच्चे कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, जिन जिन बच्चों को इसका आंसर पता है सारे के सारे बच्चे कमेंट में भी कर देना। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वही है, तो नंबर ए ऑप्शन दिया जर्मनी, नंबर बी ऑप्शन दिया इटली, नंबर सी ऑप्शन दिया फ्रांस, नंबर डी ऑप्शन दिया इंग्लैंड। तो बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, तो चलिए हम सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जर्मनी, जो जर्मनी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रारंभ नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, कहने का मतलब जिस देश से हुआ वही है। नंबर बी ऑप्शन दिया इटली, इटली भी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए नंबर सी ऑप्शन दिया फ्रांस, बिल्कुल आपका फ्रांस सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस को सही कर लेना। नंबर डी ऑप्शन इंग्लैंड, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते, क्या करें कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नंबर ए ऑप्शन जर्मनी, नंबर बी ऑप्शन फ्रांस, नंबर सी ऑप्शन इटली, नंबर डी ऑप्शन इंग्लैंड। बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, सारे के सारे प्रश्न इसी पेपर से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए, कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो देखिए जर्मनी आपका गलत हो जाएगा और फ्रांस आपका सही हो जाएगा। फ्रांस को सही कर लेना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, और इटली और इंग्लैंड ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि महात्मा गांधी जो थे, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, हर साल आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
ठीक है, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो पता नहीं कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब लौटे। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया 1914, नंबर बी ऑप्शन दिया 1915 और नंबर सी ऑप्शन दिया 1918, नंबर डी ऑप्शन दिया 1919। तो पता नहीं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। आप लोग बच्चों कमेंट में भी बता दिया करो, ठीक है। आप लोग कमेंट में जैसे हम लोगों को बता देंगे तो मेरा थोड़ा और मन लगेगा कि चलिए मेरे बच्चे कमेंट भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1915 में। तो महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे, ठीक है। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर दें, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसका था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करो या मरो का नारा जो था ये किसने दिया था। नंबर ए ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस और नंबर बी ऑप्शन दिया है चंद्रशेखर आजाद और नंबर सी ऑप्शन दिया भगत सिंह, नंबर डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। तो कई बच्चे यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस को सही कर देते हैं, मतलब वो जल्दी जल्दी में सुभाष चंद्र बोस को सही कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। पहले प्रश्न को सही से पढ़ लेना है, चारों के चारों ऑप्शनों को पढ़ लेना, फिर सही से सोच समझ कर यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को टॉपर बनना है। अगर आप लोगों को टॉपर नहीं बनना है तो आप लोग इन प्रश्नों को ना पढ़ें, ठीक है। अपने अंधी में टिक लगा दें, टॉपर नहीं बनेंगे आप लोग। अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो आप लोगों को सही से पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए करो या मरो का नारा किसका था, तो पहले पढ़ लेना चारों ऑप्शनों को। नंबर ए ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, नंबर बी ऑप्शन दिया चंद्रशेखर आजाद, नंबर सी ऑप्शन दिया भगत सिंह, नंबर डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आप लोग महात्मा गांधी को सही करेंगे। और यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ये गलत हो जाएंगे। चलिए आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर 35 महत्वपूर्ण टॉपिक है ही क्लास में, और 35 के 35 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर पूरे का पूरे याद कर लिए तो आपके यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फिर अगर आप लोग मेरा अगर इस वीडियो में साथ देंगे तो हम एक और इम्पोर्टेंट क्लास बनाएंगे 35 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है। उसमें मैं एक ही क्लास में 35 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न कंप्लीट करवाने वाला हूँ, है ना। तो कई बच्चे कमेंट करें कि वो क्लास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, 35 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है। जब बच्चे कमेंट करेंगे तभी हम वो क्लास डालेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। चलिए बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण बताना है। तो देखिए असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। नंबर ए ऑप्शन दिया रॉलेट एक्ट, नंबर बी ऑप्शन दिया प्रथम विश्व युद्ध और नंबर सी ऑप्शन दिया खिलाफत आंदोलन और नंबर डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। अब देखिए इसके चारों ऑप्शनों को पढ़ लेना सही से, ठीक है। तो बताना है कि यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए अब इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो था खिलाफत आंदोलन। तो इसको सही कर लेना, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। सही से लगाना, प्रश्न को सही से पढ़ लेना, ठीक है। अब अगला प्रश्न है महामंदी किस वर्ष प्रारंभ हुआ। वेरी वेरी टॉप प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। देखिए कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो नंबर ए ऑप्शन दिया 1919, नंबर बी ऑप्शन दिया 1924, नंबर सी ऑप्शन दिया 1929, नंबर डी ऑप्शन दिया 1934। देखिए कि जो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ वो 1929 में हुआ था, ठीक है। 1929 में हुआ था, ना कि 1919 में। कई बच्चे यहाँ पर 1919 को सही कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं करना है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि 1919 सही करें कि 1929 सही करें। बस बच्चे यही सोचा करते हैं और वो गलत कर देते हैं, ठीक है। वो 1919 को सही कर देते हैं लेकिन वो आपका गलत होता है, ठीक है ना। तो 1919 को नहीं 1929 को सही करना है। अगला ऑप्शन देखते हैं 1924, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक। इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर देखिए प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को बोर्ड में भी पढ़ना है, तभी आप लोग टॉपर बनेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मिट्टी का प्रकार नहीं है। मिट्टी जो होती है देखिए काली मिट्टी में कपास की खेती कर सकते हैं, ठीक है। काली मिट्टी में किसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में कपास की खेती कर सकते हैं। देखिए कि प्रश्न पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो याद कर लेना निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो इसके लिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, काली मृदा इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसमें काली मृदा सही सही कर लेना है, पहले इसको सॉल्व करा देते हैं। इसमें काली मृदा सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा और लाल मृदा और लेटराइट मृदा ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए सीमेंट लिखा है। आप लोग सीमेंट में कोई फसल उगा सकते हैं? सीमेंट में कोई भी फसल नहीं हो सकती, ठीक है। सीमेंट में थोड़ा अगर आप लोग पानी डाल देंगे ना तो बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल टाइट हो जाती है, ठीक है सीमेंट। तो सीमेंट में हम कोई भी फसल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो बिल्कुल आपका देखिए ये सही हो जाएगा, जो सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है, और ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये पूछा गया है कि इनमें से मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है? डी नंबर सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो फाइनली अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, ठीक है। क्योंकि प्रश्न नंबर 10 को मैंने सॉल्व करा दिया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है। तो काली मृदा जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब देखिए किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया झारखंड, और नंबर बी ऑप्शन दिया राजस्थान, और नंबर सी ऑप्शन दिया गुजरात, नंबर डी ऑप्शन दिया बिहार। अब चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है। सी नंबर को सही कर लेना, और ये आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से देखिए किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बताना है कि जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर है ना। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो कई बच्चे पश्चिम बंगाल गए भी होंगे, तो उन लोगों को पता होगा, उन लोगों ने यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क देखा होगा। कई बच्चे अगर पश्चिम बंगाल गए होंगे, है ना। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन लिखा है असम, नंबर बी ऑप्शन लिखा है पश्चिम बंगाल, नंबर सी ऑप्शन दिया उड़ीसा, नंबर डी ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। तो चलिए कई बच्चे यहाँ पर कमेंट में करके बताएंगे उन्होंने सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क को देखा है या नहीं देखा, ठीक है। अगला ऑप्शन है असम, असम गलत हो जाएगा, और नंबर डी और ये सी उड़ीसा गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो सलाल बांध जो है ये स्टूडेंट किस नदी पर बना है आप लोगों को बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया महानदी पर बना है, कि नंबर बी ऑप्शन दिया सतलज नदी पर बना है, कि नंबर सी ऑप्शन दिया चिनाव नदी पर बना है, कि नंबर डी ऑप्शन दिया कृष्णा नदी पर बना है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिनाव नदी पर बना है, ठीक है। जो सलाल बांध जो है चिनाव नदी पर बना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जाएगा कि कौन सी एक रेशेदार फसल है, ठीक है। कौन सी, प्रश्न नंबर 14 को पढ़िए, कौन सी एक रेशेदार फसल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 35 महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे आप लोग, 35 महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ लेना, 20 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कौन सी एक रेशेदार फसल है। नंबर ए ऑप्शन दिया जूट, नंबर बी ऑप्शन दिया कॉफी, नंबर सी ऑप्शन दिया जौ, और नंबर डी ऑप्शन दिया रबर। तो आपने स्टूडेंट कभी भी आपने रबर में कभी आपने जूट देखा है, रेशा देखा है? नहीं देखा होगा। कॉफी में कभी तुमने रेशा देखा? नहीं देखा होगा, ठीक है। जौ में तुमने आप लोगों ने स्टूडेंट कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक है। जो बच्चे जूट जानते हैं, जूट कई बच्चों ने देखा होगा, ठीक है। तो जूट में क्या होता है? जूट में रेशा होता है, वो रेशेदार फल है। तो जूट जो है कई बच्चों ने जूट देखा भी होगा, कई बच्चों ने नहीं भी देखा होगा, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी एक रबी की फसल है, ठीक है। कौन सी एक रबी की फसल है, मतलब रबी की, मतलब जो रबी का जो मौसम होता है, रबी के मौसम में हम किस फसल को उगा सकते हैं, ठीक है। तो उस फसल का नाम बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया धानों को उगाते हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया बाजरों को उगाते हैं, नंबर सी ऑप्शन दिया गेहूं को उगाते हैं, कि मक्का को उगाते हैं। तो बताने कि इसमें से किस फसल को हम रबी के मौसम में उगाते हैं। तो गेहूं को हम रबी के मौसम में उगाते हैं, धान आपका ये खरीफ का हो जाएगा, ठीक है। खरीफ में उगाते हैं इनको, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो गेहूं को सही कर लेना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। गलत मत करना जब आपके पेपर में पूछ रहे हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया। नंबर ए ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, नंबर बी ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, नंबर सी ऑप्शन दिया विनोबा भावे, नंबर डी ऑप्शन दिया इंदिरा गांधी। देखिए महात्मा गांधी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भी आपके गलत हो जाएंगे, इंदिरा गांधी बिल्कुल आपके गलत हो जाएंगे, लेकिन विनोबा भावे को सही कर लेना, ठीक है। विनोबा भावे आपके प्रसिद्ध हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो विनोबा भावे आपके सही हो जाएंगे।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं कि जो झरिया झरिया जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झरिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो झरिया जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, बताना है आप लोगों को कि झरिया किस लिए प्रसिद्ध है। नंबर ए ऑप्शन दिया लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कि नंबर बी ऑप्शन दिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कि नंबर सी ऑप्शन दिया तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कि नंबर डी ऑप्शन दिया बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया जो है स्टूडेंट लौह अयस्क आपका गलत हो जाएगा, तांबा भी आपका गलत हो जाएगा, बॉक्साइट भी आपका गलत हो जाएगा, लेकिन कोयला नहीं गलत होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, कोयला को सही कर लेना। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है। कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। नंबर ए ऑप्शन दिया उत्तराखंड, उत्तराखंड गलत हो जाएगा। नंबर बी ऑप्शन दिया तमिलनाडु को सही कर लेना, तमिलनाडु बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है स्टूडेंट। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश गलत, राजस्थान गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं कि किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। तो बताना है कि किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन दिए कॉफी, नंबर बी ऑप्शन दिए तंबाकू, नंबर सी ऑप्शन दिए उर्वरक और नंबर डी ऑप्शन दिए चाय। तो आप लोगों को बताना है कि किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं। तो देखिए उर्वरक का निर्यातक जो है भारत नहीं है ना। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 19 है, ठीक है। आप लोगों ने देख नहीं पाया होगा इसलिए सॉरी। और देखिए किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं, तो बताना है कि किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। नंबर ए ऑप्शन दिया कॉफी, नंबर बी ऑप्शन दिया तंबाकू, नंबर सी ऑप्शन दिया उर्वरक और नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा चाय। चलिए बात करते हैं। तो उर्वरक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उर्वरक को सही कर लेना। और ये काफी और तंबाकू और चाय आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे जिन जो बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं वो पहले स्क्रीनशॉट ले लें या फिर बाद में वीडियो को देख लें, है ना। क्योंकि ये वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहेगी, आप लोग जितना मन हो उतना देखें, है ना। क्योंकि हमेशा ये वीडियो इस यूट्यूब पर ही रहेगी, आप लोगों को जितना मन हो उतनी, ठीक है, उतना देखें वीडियो को जितना मन हो। देखिए भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो बताएं भारत में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो नंबर ए ऑप्शन दिया 1980, नंबर बी ऑप्शन दिया 1990 और नंबर सी ऑप्शन दिया 1992 और नंबर डी ऑप्शन दिया 2004 में। तो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1992 की पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी, पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। और ये आपके गलत हो जाएंगे, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो बताने के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। 3500 के 35 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लेना, आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो बताने कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया 27 है, बिल्कुल गलत। नंबर बी ऑप्शन दिया 28 सही हो जाएगा, ठीक है। 28 को सही कर लेना, ये आपका सही हो जाएगा। नंबर सी 29 बिल्कुल गलत और नंबर डी 30 बिल्कुल गलत। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। तो बताना है कि जो भारतीय संविधान की जो हमारी 8वीं अनुसूची है, ठीक है। भारतीय संविधान की जो मेरी 8वीं अनुसूची है उसमें बताना है, ठीक है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें बताने की कितनी भाषाओं को रखा गया। हमारी देखिए जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, 8वीं अनुसूची बताने की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषाएं हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। जहां पर भी 22 हो उसको सही कर लेना। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं कहाँ लिखा है, ये देखिए 22 लिखा है, ये गलत हो जाएगा, ये सॉरी ये सही हो जाएगा, है ना। और ये गलत हो जाएगा 20, 24 गलत हो, 24 गलत, 26 गलत। तो अब यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल टोटल मिलाकर 22 भाषाओं को रखा गया। चलिए बात करते हैं मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अगर हम मानवाधिकार दिवस की बात करें तो मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। अब देखिए जहां पर भी आपका 10 दिसंबर लिखा हो वो आपका सही हो जाएगा कि मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर। देखिए कहाँ लिखा है, देखिए 10 दिसंबर लिखा है, इसको सही कर लेना। चलिए बात करते हैं। अब 5 सितंबर और ये 15 अगस्त, 14 नवंबर आपका गलत हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बताना है कि किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय बताना है, प्रति व्यक्ति आय बताना है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है।
तो चलिए बात करते हैं कि नंबर ए ऑप्शन दिया हरियाणा, नंबर बी ऑप्शन दिया राजस्थान, नंबर सी ऑप्शन दिया बिहार, नंबर डी ऑप्शन दिया मेघालय। तो चलिए देखिए जहां पर भी आपका मेघालय सॉरी हरियाणा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो हरियाणा जो है आपका राज्य है, हरियाणा जो राज्य है उसके जो प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक। तो हरियाणा कहाँ लिखा है, राजस्थान गलत, मेघालय गलत, बिहार गलत और हरियाणा सही हो जाएगा। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो बताना है आप लोगों को कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई या फिर कब हुई है। इस तरह से एग्जामिनर आप लोगों का मूड घुमा सकता है, ठीक है। आप लोगों को घूमना बिल्कुल नहीं है। देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है 1 जनवरी 1993, नंबर बी ऑप्शन दिया 1 जनवरी 1995, नंबर सी ऑप्शन दिया 1 जनवरी 1950 सॉरी 1990, नंबर डी ऑप्शन दिया 1 जनवरी 1985। तो बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो देखिए जहां पर भी लिखा हो 1 जनवरी 1995, तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 जनवरी 1995 इसको याद कर लेना। अब इसमें से देखिए ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद बना रहे। अब देखिए आप लोग कभी भी ना भूलें, इसलिए हम यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 26 प्रश्न कह रहा है कि विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। अब मान लीजिए विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। नंबर ए ऑप्शन दिया 2 देशों के मध्य होता है, नंबर बी ऑप्शन दिया 2 नगरों के मध्य होता है, नंबर सी ऑप्शन दिया 2 प्रदेशों के मध्य होता है ना स्टूडेंट, नंबर डी ऑप्शन दिया 2 गांवों के मध्य होता है। क्या आप स्टूडेंट से व्यापार कर सकते हैं? अगर आप लोग कोई चीज अगर आप लोग गांव से विदेश भेज सकते, नहीं भेज सकते ना, लेकिन यहाँ पर देखिए देश अगर है, कोई देश जो है वो दूसरे देश से व्यापार कर सकता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या सही होगा, 2 देशों के मध्य, है ना। तो 2 देशों के मध्य ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर तो एक बच्चा भी देख सकता है ना स्टूडेंट। बहुत सरल है लेकिन पूछा बहुत जाता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। 27 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। धर्म का कोई स्थान नहीं है। नंबर बी ऑप्शन दिया है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, ठीक है, नंबर बी ऑप्शन दिया। नंबर सी ऑप्शन दिया है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, क्या यही सही है। नंबर डी ऑप्शन दिया सभी धर्मों को समान समझना। तो बिल्कुल ये देखिए वर्ड देखिए हमको थोड़ा पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा अच्छा भी वर्ड है, ठीक है, तो इसको सही कर देंगे, ठीक है। ये आपका देखिए सभी धर्मों को समान समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी को सही कर लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 24 को देख ले, 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। जो प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री करते हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया राज्यपाल करते हैं और नंबर सी ऑप्शन दिया मुख्यमंत्री करते हैं कि जिलाधिकारी करते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन के हाथ में जो प्रांतीय प्रशासन का जो काम होता है वो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में होता है, ठीक, सॉरी मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। तो अब देखिए मुख्यमंत्री जो होता है वो क्या होता है कि मुख्यमंत्री जो होता है वो प्रांतीय प्रशासन का संचालन होता है। तो जहां पर भी मुख्यमंत्री हो आपका सही हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री देखिए यहाँ पर सी नंबर पे मुख्यमंत्री लिखा, मुख्यमंत्री सही हो जाएंगे और प्रधानमंत्री राज्यपाल जिलाधिकारी गलत हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं कि वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस बार केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पूछे गए कि वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताने, नंबर ए ऑप्शन दिया 9 है, नंबर बी ऑप्शन दिया है 7 है कि नंबर सी ऑप्शन 10 है कि नंबर डी ऑप्शन 8 है। तो बिल्कुल 8 आपका गलत हो, आपका 8 आपका सही हो जाएगा, है ना। 8 ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये आपके तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 मतलब प्रश्न नंबर 30 के बारे में। प्रश्न नंबर 30 के बारे में बात कर लेते हैं कि किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो किसमें सुनिश्चित किया गया है, तो आप लोगों को बताना है। तो चलिए बात करते हैं कि किसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण सुनिश्चित किया गया। विधानसभा में क्या महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, कि लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, कि राज्यसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है सुनिश्चित है, कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि महिलाओं का आरक्षण के लिए, तो उसके लिए आपका जो सही ऑप्शन जो बैठेगा, सही ऑप्शन बैठेगा पंचायती राज संस्थाओं। पंचायती राज संस्थाओं आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहां पर भी लिखा हो आपको अपना सही कर लेना। तो देखते हैं कहाँ पर लिखा है पंचायती राज संस्थाओं। ये विधानसभा लिखा है, गलत हो जाएगा। लोकसभा लिखा है, ये भी गलत। राज्यसभा, ये देखिए पंचायती राज संस्थाओं यहाँ पर देखिए लिखा है। नंबर 4 नंबर पर मिला मुझे पंचायती राज संस्थाएं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कई बच्चे इस प्रश्न को पढ़ते वक्त इसको गलत भी कर देते हैं। पहले तो इसको हम सही से आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए 3 सूचियां होती हैं, है ना। सूचियां कितनी होती हैं? सूचियां मेरी 3 होती हैं, है ना। प्रथम सूची, द्वितीय सूची, है ना। तो प्रथम देखिए सूचियां मेरे पास 2 से 3 सूचियां होती हैं। 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय है। तो अब देखिए बताना है कि वो कौन सा ऐसा विषय है जो इन तीनों में शामिल किया गया है ना। तो अब बताने कि वो ऐसा कौन सा विषय है जो मेरी तीसरी अनुसूची में शामिल है। इस प्रश्न का कहने का मतलब है, ठीक है, एग्जामिनर ने इस प्रश्न को घुमाया है ना। एग्जामिनर क्या कर सकता है, इस प्रश्न को आपके साथ घुमा सकता है, आपके साथ खेल सकता है। लेकिन इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि तीसरी सूची में किस विषय को रखा गया है ना। इस प्रश्न को कहने का मतलब है कि तीसरी सूची में किस विषय को रखा गया है। तीसरी सूची में तीसरी सूची में किस विषय को रखा गया है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है। शिक्षा को सही कर देना, शिक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि, पशुपालन और पुलिस बिल्कुल गलत हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के बारे में। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है। क्या स्टूडेंट आप लोग ने कभी पाइपलाइन से यात्रा की है? नहीं की होगी ना। पाइपलाइन से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पाइपलाइन से यात्रा करते हैं। अच्छा, रेल परिवहन से बहुत से कम बच्चे रेल परिवहन से यात्रा करते हैं। जैसे उनको मान लीजिए कानपुर से, मान लीजिए उनको अगर बिल्हौर जाना है, ठीक है, आप लोगों ने बिल्हौर नाम सुना होगा। कई बच्चों को अगर कानपुर से बिल्हौर जाना तो वो रेल से जाते हैं। ठीक है, मैं भी अगर यात्रा करता हूँ, अगर मुझे कानपुर से बिल्हौर जाना तो ठीक है, मैं भी रेल से ही यात्रा करता हूँ। ठीक है, अक्सर। अब देखिए पाइपलाइन से बहुत से कम बच्चे मेरे यात्रा करते हैं। रेल परिवहन से आप लोग कई बच्चे यात्रा करते हैं। चलिए ये बिल्कुल आपका रेल परिवहन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेल परिवहन से बहुत कम लोग यात्रा करते हैं, लेकिन सड़क द्वारा बहुत लोग यात्रा करते हैं। तो सड़क सही होगा, क्योंकि सड़क परिवहन अगर आपका दिया तो सड़क परिवहन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वायु परिवहन मतलब हेलीकॉप्टर से। क्या आप लोग कभी कॉलेज गए? नहीं गए होंगे ना, क्योंकि आपके जो कॉलेज हैं पास पास में बने, गाँव के पास होते हैं, आप लोग वहीं जाते हैं कॉलेज। और ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न 33 के बारे में कि झारखंड में स्थित कोडरमा क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कोडरमा के बारे में। ठीक है, देखिए झारखंड, कोडरमा कहाँ है, तो कोडरमा है झारखंड में। ठीक है, कोडरमा कहाँ स्थित है, कोडरमा स्थित है झारखंड में। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि झारखंड के कोडरमा कहाँ स्थित है, कोडरमा स्थित है झारखंड में। कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो कोडरमा बताना है कि सबसे ज्यादा कोडरमा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कोडरमा, देखिए बॉक्साइट। तो प्रश्न का कहने का मतलब है कि जो कोडरमा, ठीक है, आप लोगों ने कोडरमा नाम सुना होगा। कोडरमा कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। तो कोडरमा झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो अभ्रक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अभ्रक को सही कर लेना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के बारे में और प्रश्न नंबर 35, एक साथ दोनों प्रश्न, है ना। देखिए कौन खरीफ की फसल है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि धान। जब मैंने आप लोगों से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है, तो उसमें एक ऑप्शन में गेहूं भी लिखा था। फिर मैंने कहा था कि धान भी एक खरीफ की फसल है ना। आप कई बच्चे यहाँ पर याद आया होगा उन लोगों को। साथ ही साथ में जो कपास है, कपास भी आप लोगों की खरीफ की फसल है। तो इसमें देखिए मतलब कि सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखे हैं, तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिए बी व सी दोनों है। तो बी व सी दोनों, इस तरह से आप लोगों के पेपर में लिखा होगा। ठीक, तो आप लोग इसको ही सही करना। चलिए बात करते हैं कौन सी एक फलीदार फसल है, मतलब कि फलों में, है ना,
अब देखिए कौन से एक फलीदार फसल है, तो फलीदार फसल में आप लोगों को बताना है कि ऐसे कौन से निम्नलिखित इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो बताना है आप लोगों को कि फलीदार फसल कौन सी है। नंबर ए ऑप्शन दिया दालें, नंबर बी ऑप्शन दिया मोटे अनाज, नंबर सी ऑप्शन दिया तिल और नंबर डी ऑप्शन दिया ज्वार तिल। तो बताना है कि यहाँ पर देखिए फलीदार फसल कौन सी है। तो अब देखिए 5 ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन जो होगा दाल, दालों को आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। दाल जो है ये फलीदार फसल होते हैं, ना कि मोटे अनाज तिल ज्वार तिल, ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है, कॉपी में लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।